सभी साथियों को नमस्कार। सभी लोग स्वस्थ हों और अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे हों, यही शुभकामनाएं हैं। तो आइए, आपका स्वागत है आज की क्लास में। तो आज जो है भारतीय संविधान से जो हम लाए हैं वो न्यायिक ढांचा एवं स्थानीय निकाय, जिसमें पंचायती राज होगा। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अनुच्छेद 124 भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है। तो अनुच्छेद 124 जो है भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है। अगला देखिए, उच्चतम न्यायालय से संबंधित प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 124 से 147 तक में उल्लिखित हैं। तो उच्चतम न्यायालय से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 से 147 तक उल्लेखित हैं। अगला देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन जो है 28 जनवरी 1950 को संसद भवन में प्रिंसेस चैम्बर में हुआ था। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन जो है वो 28 जनवरी 1950 को संसद भवन में प्रिंसेस के चैम्बर में हुआ था। अगला देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए या 5 वर्षों की सेवा आवश्यक होती है कि वह उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, तभी वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन पाएगा। अगला देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 65 वर्ष है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला देखिए, उत्प्रेषण याचिका के अंतर्गत न्यायालय जो है अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्च प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है। तो उत्प्रेषण याचिका के अंतर्गत न्यायालय अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है। अगला देखिए, भारत के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश जो है वो फातिमा बीवी थी। तो भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी थी। अगला देखिए, भारत की पहली महिला जो मुख्य न्यायाधीश थी वो लीला सेठ थी। तो भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। अगला देखिए, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश ये लीला सेठ थी। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश में बनी थी। अगला देखिए, उच्च न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। तो उच्च न्यायालय के संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। अगला देखिए, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रेड जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामले के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है। तो राष्ट्रीय न्यायिक डाटा जो है ये जिला और अधीनस्थ न्यायालय और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामले के विवरणों का एक डाटाबेस प्रदान करता है। अगला देखिए, कोलकाता उच्च न्यायालय
का जो क्षेत्राधिकार है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश तक है। अगला देखिए, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है। तो राज्यपाल का कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार विभिन्न राज्यों के राज्यपालों को सज़ा माफ़ करने या सज़ा में हेर फेर करने की शक्ति प्राप्त है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार विभिन्न राज्यों के राज्यपालों को सज़ा माफ़ करने या सज़ा में हेर फेर करने की शक्ति प्राप्त है। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल। तो स्वतंत्र भारत की किसी राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू जो है प्रथम महिला राज्यपाल थी। अगला देखिए, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति प्राधिकारी जो है राष्ट्रपति होता है। तो भारत में किसी भी राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला देखिए, राज्यपाल विधान परिषद में जो राज्यपाल है, राज्यपाल जो है विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है जो साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता और समाज सेवा में विशेष योगदान एवं अनुभव रखते हैं। तो राज्यपाल जो है विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है जो साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता और समाज सेवा में विशेष योगदान एवं अनुभव रखते हैं। अगला देखिए, भारत के संविधान में अनुच्छेद 213 भारत के संविधान में अनुच्छेद 213 के अधीन राज्यों के राज्यपालों को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 213 के अधीन राज्यों के राज्यपालों को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अगला देखिए, भारत के संविधान में अनुच्छेद 123 के अधीन राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो 213 के तहत राज्यपालों को और अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अगला देखिए, राज्यपाल को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। तो राज्यपाल को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 175 में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 175 में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं। अगला देखिए, भारत के संविधान में राज्य के राज्यपालों के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। तो भारत के संविधान में राज्य के राज्यपालों के विरुद्ध जो है अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। इन्हें सीधे जो है राष्ट्रपति के द्वारा हटाया या नियुक्त किया जा सकता है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 ख में उपराष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 ख में उपराष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है और इसी प्रावधान के तहत जो है वर्तमान में अभी जो उपराष्ट्रपति थे तो इसके द्वारा जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 ख में उपराष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है। तो जैसे कि अभी वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति इन्होंने तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन अगर इस्तीफा नहीं देते, अगर किसी भी उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है तो उसके खिलाफ जो है महाभियोग लाया जाता है अनुच्छेद 67 ख के द्वारा। ये राज्यसभा में पहले लाया जाता है। राज्यसभा
में लाया जाता है तो राज्यसभा के सदस्यों के अनुमोदन के बाद जो है लोकसभा में इसे जो है अनुमति ली जाती है और उसके बाद जो है यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग चलाने के प्रावधान का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग चलाने के प्रावधान का उल्लेख है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला देखिए, विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण इलाहाबाद हाईकोर्ट है। तो विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट है। अगला देखिए, नवसर्जित उच्च न्यायालय मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में है। तो नवसर्जित उच्च न्यायालय मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा में। अगला देखिए, आंध्र प्रदेश के अमरावती में जो है देश का 25वां उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। तो आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश के 25वें उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। तो देश में उच्च न्यायालयों की संख्या जो है 25 है। देश में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है, जिसमें 25वां जो है ये अमरावती में स्थापित किया गया है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है। अगला देखिए, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं। तो किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं। अगला देखिए, अपवाद स्वरूप सिक्किम राज्य में 32 विधानसभा सदस्य हैं। वहीं मिजोरम और गोवा में 40 जो है विधानसभा सदस्य हैं, जो कि अपवाद स्वरूप हैं। अगला देखिए, 33 नंबर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के युगल मतलब जोड़ों को संविधान के अनुच्छेद 142(1) के तहत विवाह के असुधार्य विच्छेद के आधार पर तलाक का अधिकार दिया गया है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के युगल जोड़ों को संविधान के अनुच्छेद 142(1) के तहत विवाह की असुधार्य विच्छेद के आधार पर तलाक का अधिकार दिया गया है। अगला देखिए, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को राज्य विधानसभा का अध्यक्ष क्या करेगा, प्रमाणित करेगा। तो भारतीय राज्यों में जो मुद्रा बिल है इसे होने के लिए एक बिल है या नहीं है, इसको जो है राज्य का विधानसभा अध्यक्ष प्रमाणित करेगा कि यह मुद्रा बिल है या नहीं है। ठीक है। अगला देखिए, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 199 में राज्य विधानसभाओं में धन विधेयक से संबंधित है। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 199 जो है ये राज्य विधानसभाओं में धन विधेयक से संबंधित है। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो है पुरुषोत्तम दास टंडन थे। तो स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो सतीश महाना हैं। अगला देखिए, अब पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है। तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य होते हैं।
तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी आवश्यक सदस्य होते हैं। अगला देखिए, राजस्थान के सोडा गांव की छवि रजावत जो है, छवि रजावत एक ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच हैं। तो राजस्थान के सोडा गांव की छवि रजावत जो है ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच हैं। अगला देखिए, केरल जो है, केरल भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड है। तो केरल में भारत का पहला डिजिटल पंचायत वार्ड है। अगला देखिए, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन संविधान में 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के जारी होने का प्रतीक है। तो प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है और यह दिन संविधान में 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के जारी होने का प्रतीक है। अगला देखिए, भारत में राजस्थान राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। तो भारत के राजस्थान राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। अगला देखिए, पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा घोषित किया गया था। तो पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा घोषित किया गया था। अगला देखिए, पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में पेश किया गया था। तो पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में पेश किया गया था। अगला देखिए, राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी और इसे सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। इसे सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। अगला देखिए, 73वां संवैधानिक संशोधन। तो 73वां संवैधानिक संशोधन पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। तो 73वां संवैधानिक संशोधन पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। अगला देखिए, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया है। अगला देखिए, हमारे संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो हमारे संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। अगला देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन दिसंबर 1992 में पारित किया गया था। तो पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन दिसंबर 1992 में पारित किया गया था। अगला देखिए, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत 3 स्तर होते हैं। तो भारत की पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत 3 स्तर होते हैं। अगला देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रखी गई है। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रखी गई है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्र के लिए स्व सरकार की संस्था
ग्राम पंचायत है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्र के लिए स्व सरकार की संस्था ग्राम पंचायत होती है। अगला देखिए, बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी। तो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी। अगला देखिए 55 नंबर का, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार जो है बलवंत राय मेहता कमेटी ने रखा था। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो विचार है बलवंत राय मेहता कमेटी ने रखा था। अगला देखिए, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए यलियम सिंघवी समिति को नियुक्त किया गया था। तो लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र जो है तैयार करना था और इसके लिए यलियम सिंघवी समिति को नियुक्त किया गया था। अगला देखिए, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में पंचायत शीर्षक से एक परिच्छेद 9 जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 अड़ा के प्रावधान कवर करता है। तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में पंचायत शीर्षक से एक परिच्छेद 9 जोड़ा गया और जिसमें अनुच्छेद 243 से 243 रा के प्रावधान 243 रा तक जो है इसमें प्रावधान है, अनुच्छेद है। अगला देखिए, तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायती राज प्रणाली की व्याख्या करता है। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायती राज प्रणाली की व्याख्या करता है। अगला देखिए, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो है अनुच्छेद 243 के तहत दिया गया है। तो पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा है अनुच्छेद 243 के तहत दिया गया है। अगला देखिए, भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष 1992 में 73वें संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया था। तो भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष 1992 में 73वें संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया था। अगला देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अनुसार पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अनुसार पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। अगला देखिए, किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम 2/3 पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। तो किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम 2/3 पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। अगला देखिए, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए 33% पद जो है आरक्षित होने चाहिए। तो एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए 33% पद जो है आरक्षित होने चाहिए। अगला देखिए, 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण को मंजूरी दी है। तो 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण को मंजूरी दी है। अगला देखिए,
भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम दो राज्य राजस्थान और आंध्र प्रदेश थे। तो भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम दो राज्य राजस्थान और आंध्र प्रदेश थे। अगला देखिए, एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए 7 से 17 सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है। तो एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए 7 से 17 सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम 2 मीटिंग होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम जो है 2 बैठकें होनी चाहिए। एक वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम 2 बैठकें होनी चाहिए। अगला देखिए 68 नंबर, एक व्यक्ति के लिए ग्राम पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष है। तो एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु है वह 21 वर्ष है। अगला देखिए, नागालैंड राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इन 3 राज्य जो हैं जहां पंचायती राज प्रणाली नहीं है। यहाँ स्थानीय स्तर पे जो है कार्य होता है, स्वायत्त संस्थाएं हैं। अगला देखिए, इन्हें संविधान के अनुसार जो है छूट दी गई है। तो नागालैंड राज्य, मेघालय और मणिपुर में जो है यहाँ जो है पंचायती राज प्रणाली नहीं लागू है। तो आज का जो है इस टॉपिक का जो है लास्ट क्वेश्चन है, स्थानीय सरकार आम लोगों के सबसे करीबी सरकार होती है। जो स्थानीय सरकार होती है ये आम लोगों के सबसे करीबी सरकार होती है। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने जो है 70 प्रश्नों को कर लिया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। धन्यवाद देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में एक ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं और लाइक करें। धन्यवाद।